वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी है अधीनस्थ बोर्ड और एसएससी में जो वैकेंसी आपको लिए देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही कई और विभाग हैं, कई और वैकेंसीज हैं जिनमें भी आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज देखने के लिए मिलती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो एसएससी और आरएस एमएसएसबी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम अधीनस्थ बोर्ड के साथ, यानी आपकी जो आपका जो आरएसएसबी डिपार्टमेंट है वहाँ से जो आपकी वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा जो हमारा एसएससी है इसकी बात हम बाद में करेंगे अगर टाइम बचा तो, वरना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसएससी का जो एग्जाम होता है आपका स्टेनोग्राफर का वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या वहाँ कंडीशंस रहती है, कैसे आपको तैयारी करनी होती है, कितनी स्पीड चाहिए होती है, सारी सब कुछ यहाँ पर भी हम सारी चर्चा करेंगे। हर जो स्टूडेंट्स हैं सभी उनके जो जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं आज तक उन सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज काफ़ी टाइम बाद में हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके जो क्लासेस हैं इनके सेटअप में काफ़ी हमें समय लगा और भी हमें सेटअप करने थे काफ़ी सारे, इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आपके स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी है आपकी 2024 वाली उस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज वो आपकी चर्चा होगी कि आपको पहली जो आपकी बात है कि आपको अगर स्टेनो सीखनी है तो स्टेनो काफ़ी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पहला है कि स्टेनो में आपको जो स्टेनो है वो हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में सीखनी चाहिए। पहले बात तो ये, ठीक है। तो इसका सीधा सा जो एक आंसर है वो ये है कि अगर जैसे आपका शुरुआत से आपका जो मीडियम रहा है, आपका पढ़ाई का जो मीडियम रहा है, अगर वो आपका आरबीएससी मोड से रहा है तो आपकी हिंदी आपको सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। हिंदी कई स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। तो अगर आपका मीडियम अगर आरबीएससी मोड से रहा है तो आपको हिंदी में स्टेनो सीखनी चाहिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश में रहा है तो आपको स्टेनो जो है वो सीबीएसई मोड से है अगर आपका, तो आपको स्टेनो इंग्लिश में सीखनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों को इंग्लिश पढ़ने में और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तो सभी की होती है इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बजाय अपने आरबीएसई बोर्ड वालों के अलावा। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। इसके बाद में कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि हिंदी की वैकेंसी ज़्यादा होती है या इंग्लिश की वैकेंसी ज़्यादा होती है। देखिए, अगर बात करूँ मैं सीधी सी, ज़्यादा बात को घुमाऊँ नहीं, तो सीधी सी बात ये है, अगर आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है, आरएसएम का जो आरएसएसबी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको हमेशा हिंदी की वैकेंसी जो होती है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें एसएससी की तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये हमेशा होता है, अभी का भी आपको बता के चलेंगे। इसके बाद में जो बात आती है वो अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो क्वेश्चन होता है कि कैसे सीखनी होती है स्टेनो, क्या होता है स्टेनो, स्टेनो के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, स्टेनो क्या होती है, कैसे सीखी जाए, किस भाषा में सीखना जरूरी होता है, कितना समय लग जाएगा आपको उसको सीखने में, एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, और सीखने के फायदे क्या है, इसको सीखा ही क्यों जाए, पहली बात हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि सीखने के फायदे क्या हैं। जब आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं अदर, तो उन वैकेंसीज के अलावा आपको स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना ही क्यों चाहिए, पहली बात हुई। तो पहली बात हम इसकी ये कर लेते हैं। अभी अगर आपकी बात करूं तो स्टेनो सीखने के फायदे क्या है। देखिए, आपको पता होगा अभी आपके जो है सीईटी लागू हो चुका है। तो जैसे मान लीजिए सीईटी आपको जो लागू हो चुका है, अगर आपका मान लीजिए सीईटी क्लियर नहीं होता है तो बहुत कम अभी ऐसी पोस्टें बची हैं, बहुत कम ऐसे विभाग बचे हैं जिनके जो वैकेंसीज आती है आपकी बहुत कम बचे हैं। ठीक है, जो नॉन सीईटी में होते हैं। इसी नॉन सीईटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी एक वैकेंसी जो आती है वो आती है स्टेनो की। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आप सीईटी देते तो हैं लेकिन आप यहाँ पर पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, आप एलिजिबल नहीं है आगे फॉर्म भरने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो सी स्टेनो वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बात है वो क्या है, यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ सीईटी वाली जो वैकेंसीज है ज्यादातर उनमें जो आपकी 10+2 वाली जो वैकेंसीज हैं वो है सारी आपकी कितनी 2400 पे ग्रेड पे, जबकि यहाँ पर आपकी जो स्टेनो वाली जो वैकेंसीज है ये वाली आपकी क्या है 3600 पे ग्रेड पे, L10 की वैकेंसी है।
काफी अच्छा लेवल है, L10 की वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट अगर आप जैसे अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है आपके पास, आप सीधा सचिवालय में बैठ सकते हैं डायरेक्ट। और सचिवालय में बैठने का मतलब तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट है, बहुत अच्छी पावर वाली पोस्ट है। ठीक है, आप सब भली बात ही जानते होंगे सचिवालय में, तो ये भी इसका अच्छा फायदा है। दूसरा, जो आपके फॉर्म से आप अप्लाई करते हैं अलग और भी सीईटी के अलावा अन्य जो भी कोई फॉर्म होते हैं, तो उन फॉर्म को आप जैसे आपने फिल किया तो उनकी जो कट ऑफ होती है वो काफी हाई होती है रिटर्न की इनकी, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है कई स्टूडेंट्स का। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिटर्न में वीक होते हैं, रिटर्न में उनसे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेनो जो वैकेंसी होती है, इस स्टेनो वैकेंसी में जो रिटर्न होता है वो रिटर्न इतना हार्ड नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता रिटर्न। ठीक है, आप नॉर्मली इसकी तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट लगाएं तो आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और आराम से अच्छे नंबरों से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, इसके वजह से आपको क्या करना है, स्टेनो सीखने के आपके क्या है फायदे हैं। स्टेनो इसलिए आपको सीखनी चाहिए क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छा खासा पे लेवल है, अच्छी खासा डिपार्टमेंट है। एक बार अगर आप लग जाते हैं तो आपको दोबारा दूसरी पोस्ट की तैयारी करने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे सीईटी में काफी पोस्ट है, आपकी जो एलडीसी वाली पोस्ट है वहां पर अगर आप लगते भी हैं तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं, वहां पर आप बोलेंगे मेरे को आरएस की तैयारी करनी है, मेरे को ये तैयारी करनी है, मेरे को वो तैयारी करनी है। यहाँ पर अगर आप लग जाते हैं तो मान लीजिए आपको कुछ भी तैयारी करने के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, काफी अच्छी पोस्ट मिल जाती है आपको। ठीक है, निजी सचिव बन जाते हैं आप। चलिए, इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि किस भाषा में सीखनी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस भाषा में सीखनी चाहिए। स्टेनो की अगर बात की जाए तो अगर हम बात करें किसमें, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में जो स्टेनो होती है वो तो एक ही चलती है, इंग्लिश में कोई अलग अलग प्रकार नहीं है स्टेनो के, स्टेनो एक ही चलती है इंग्लिश के अंदर। लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 7 प्रकार की बहनें, 7 प्रकार से अलग अलग प्रकार में बांटी गई हैं, अलग अलग प्रकार से आप स्टेनो सीख सकते हैं। जैसे कुछ एक नाम बता दूं तो जैसे आपका ये मान लीजिए आपके जैन हो गई, ऋषि हो गई, ठीक है, आपकी माणक हो गई, ब्रेन लिम्पटन हो गई, ऐसे और भी है। ठीक है, इस प्रकार से 7 अलग अलग में बटे हुए हैं। इनमें अंतर क्या है, इनमें जैसे आपका अंतर क्या होगा, अंतर इनमें होता है जैसे इसमें आपका जैन की बात कही जाए तो जैन में जैसे क आपका शब्द है, इस क शब्द को आपका इस तरह से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से ऋषि जो होगी, ऋषि में क को किसी और प्रकार से लिखेंगे, जैसे लाइन के नीचे लिखेंगे या किसी और प्रकार से। माणक में कुछ और लिखेंगे क को, माणक में क को जैसे कुछ ऐसा हल्का कर दिया, डार्क कर दिया, या किसी भी और प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो सभी के अलग अलग प्रकार हैं, इनके सभी की जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर, जैसे एक ही टीचर है उसको जैन भी आती है, उसको ऋषि भी आती है, उसको माणक भी आती है, बहुत ही रेयर चांस होगा अगर किसी को आती है तो। वरना एक टीचर जो भी होता है वो केवल एक लैंग्वेज पे संतुष्ट होता है, वो एक ही लैंग्वेज पढ़ाता है, एक ही लैंग्वेज सीखी होगी उसने। ठीक है, तो सभी के टीचर्स अलग अलग हैं, ऐसे नहीं है कि आपको जैन वाला ऋषि भी पढ़ा देगा, माणक भी पढ़ा देगा। हाँ, डिक्टेशन पे जब आप आ जाते हैं तब बात अलग हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन शुरुआत में जब सीखनी होती है तब सब एक ही टीचर आपको सभी कुछ नहीं सिखा सकता है। तो ये आपके अलग अलग है। अब इनमें से आपको कौन सी सीखनी चाहिए, तो कोई भी टीचर अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको पहली बात तो गलत बताता नहीं है, उसको बुरा नहीं बताता। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं तो सारी आपको इजी भी लगती है, ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए तो जो जैन है, ज्यादातर जो हमें देखने के लिए मिले हैं स्टूडेंट्स जिनका रिव्यू हमने लिया है, जो सीखे हुए हैं, जो ऋषि वाले हैं उन्होंने भी और माणक वालों ने भी, इन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि जब उन्होंने जैन लिपि देखी है, जैन लिपि को देखने के बाद में उन्होंने बताया, तो ज्यादातर जो जैन लिपि है वो जैन लिपि काफी आसान पड़ती है। और आसान होने का कारण भी बताया है कि आसान होने का कारण क्या है, यहाँ पर जो भी हर शब्द होता है वो हर शब्द अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कोई सा भी शब्द हो जो भी। ठीक है, जैसे ये आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जैसे कोई लैंग्वेज हो गई, जैसे आपके ऋषि हो गए, वहां पर जैसे आपका क्या होता है कि गहरा करने का और इनका थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे ये आपका क्या बनाते हैं तो इसका इसको थोड़ा सा गहरा करना होता है, या आपका ख बनाया तो इसमें थोड़ा सा को और गहरा करना होगा। इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है।
तो ये कोई कारण बताए हैं, मैं किसी भी लैंग्वेज को बुरा नहीं बता रहा हूँ या किसी को हार्ड नहीं बता रहा हूँ, मेरे नज़र में सारी सही है, इक्वल है। ये मैंने कुछ वो बताए हैं जो स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिए हैं अपने अपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी सीख सकते हैं, बस सीखने का तरीका यह है कि अच्छे से एक टीचर के साथ गाइड लीजिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो, ठीक है, जिन्होंने कंपटीशन फाइट किया हो, जिनके काफ़ी अच्छे सिलेक्शन भी हो, उन्हीं से सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन जो होना चाहिए, वो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे सीखनी होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे सीखनी होती है इसको। देखिए, नॉर्मली जो इसका होगा वो आपका बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिक में आपका कम से कम मान के चलिए आपका 1 मंथ लगेगा आपको। जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं वैसे आपको बेसिक सीखना होता है। बेसिक में आपको जो भी आपके जैसे क से लेकर आपके ये तक की जो आपके व्यंजन हैं, ठीक है, ये पूरे आपको क्या किया जाता है, इनको स्टेनो में सिखाए जाएंगे। इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है संकेत लिपि में, इसका क्या संकेत होता है उसको संकेत के साथ डिनोट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली 1 मंथ लगता है, तब आपका पूरा बेसिक क्लियर होता है। आपको शब्दों को जोड़ना, शब्दों को पढ़ना, ठीक है, उनके साथ में पूरे लाइंस बनाना, सारा सब कुछ सिखाया जाता है। और आपको नोटबुक्स की जरूरत होती है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती शुरुआत के अंदर, बेसिक के अंदर। बेसिक आपका नॉर्मली हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी टीचर से कर सकते हैं, किसी भी संस्थान से कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दोनों कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है, कोर्सेज भी मिलते हैं इनके। और नॉर्मली आप डेली क्लासेस के रूप में भी इनको सीख सकते हैं अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो। ऑनलाइन में आपको पूरे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं इसको डेली क्लासेस लेके, ठीक है। आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट क्या है, कितना समय लगेगा और एग्जाम कैसा होगा। तो कितना समय लगेगा इसको सीखने में, तो ये कितना समय लगेगा जो मैंने आपको बताया। अब इस कितना समय लगने में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स का, वो क्या होता है, कितना समय लगेगा। आपका बेसिक कंप्लीट हुआ 1 मंथ में, लेकिन जब अगर बात की जाए स्पीड की, मेन तो स्पीड ही है एग्जाम में, तो बेसिक से कोई मतलब थोड़ी ना, हमारा बेसिक तो नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन स्पीड की बात की जाए तो प्रत्येक जो आपके एग्जाम होते हैं अलग अलग, उन सभी एग्जाम में जो स्पीड होती है वो अलग अलग प्रकार से मांगी जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, वहां पे अलग मांगी जाती है, एसएससी की अलग होती है, डीएसएसबी की अलग होती है, आपके अधीनस्थ बोर्ड की अलग होती है, ऐसे और भी है, केवीएस है, एनवीएस है, काफी सारे अलग अलग हैं, वहां पर अलग अलग स्पीड मांगी जाती है आपकी। जो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी अगर मैं आपकी बात करूं, जो RSMSSB है आपकी, या RSSB बोल दीजिए, एक ही बात है, MSSB, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका 100 WPM, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। अब 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर 100 वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो तो काफी हार्ड होती है, नॉर्मली नहीं हो पाती है, ठीक है। इसको करने के लिए कम से कम ज्यादा भी नहीं 1 ईयर का आपको समय चाहिए, कम से कम इतना तो समय चाहिए ही चाहिए, इतना लगता है। बाकी हर स्टूडेंट्स का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग प्रैक्टिस होती है, कितने सिंसियर होते हैं, सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग। अगर जो स्टूडेंट ज्यादा सिंसियर होता है वैसा जरूरी नहीं है 1 ईयर उनको समय लगता हो। हमने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने 6 महीने में इसको पूरा क्लियर भी किया है अच्छे तरीके से, और सिलेक्शन लेकर भी बैठे हुए हैं वो हमारे संस्थान से, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, बस आपका डिटर्मिनेशन, आपका आप क्यूरियोसिटी आपकी कितनी क्या है, ठीक है, आप कितना समय देते हैं, आप कितने उसके लिए कितना पाबंद है उसको एग्जाम को लेकर, वो सभी देखा जाता है इसके अंदर। तो नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि 1 ईयर का इसी समय लगता है सीखने के लिए। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम इसकी अभी तैयारी करना शुरू करते हैं तो ये तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो हमारे तो स्टेनो हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं आपको एक जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यही इसी एग्जाम के लिए क्यों सोच रहे हैं आप इसको, कि इस भर्ती के लिए ही आपको ये सीखनी है स्टेनो। मैंने आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स बताया अलग अलग, इतनी सारी पोस्ट बताई अलग अलग, वहां पे भी तो आपके पास बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है, स्टेनोग्राफर की। वहां पे जो स्पीड होती है वो आपकी अलग अलग होती है, आपके 70 की स्पीड से शुरू होती है और आपके आखिरी 120 WPM तक के आपके एग्जाम्स लगते हैं अलग अलग। विधानसभा का भी एग्जाम होता है, रिपोर्टर का भी एग्जाम होता है, बहुत सारी वैकेंसीज, आपकी वैकेंसीज भी खत्म नहीं होने वाली है यहाँ पर। बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर आपको अलग अलग ये एग्जाम देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर 70 से एग्जाम लिए जाना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपका जो एग्जाम होगा
वो 70 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। इसके बाद में 120 वर्ड पर मिनट तक वो एग्जाम आपका जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम मिलेंगे, जैसे 70 से हुआ, इसके बाद में आपका 80 पे भी लगता है, 100 पे भी लगता है, ठीक है, फिर 120 पे भी होता है आपका एग्जाम। तो आप एक ही एग्जाम के लिए आप स्टेनो सीखने के लिए आप नहीं सोचे, आप स्टेनो सीखना शुरू करें। इसके बाद में तो बहुत सारी भर्तियां आ जाएंगी आपके पास, बहुत सारी वैकेंसीज आ जाएंगी आपके पास, जहां पर आप इसको सीखने के बाद में आप एग्जाम दे सकते हैं और आप अच्छे तरीके से पास भी हो सकते हैं। आपको तो नौकरी लगने से मतलब है ना, ठीक है। 1 मिनट का गैप दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लें, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। आखिरी जो क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन क्या है आपका, वो है एग्जाम कैसा होगा। 5th क्वेश्चन ये है आपका, एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम कैसा होगा ये बात हमने अभी पहले भी की है। एग्जाम ज्यादा अगर इसका हार्ड होता नहीं है, एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट होंगी वो सब हम आगे बात करेंगे। तो एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली एग्जाम होता है, सिंपल एग्जाम होता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपकी। नॉर्मली अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो उसी तैयारी के साथ साथ आप इस तैयारी को भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपकी ये तैयारी उस तैयारी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और नॉर्मली वही सब्जेक्ट पूछी जाती है जो हर एग्जाम में आपके नॉर्मली पूछी जाती है, वही सब्जेक्ट है, अलग से कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हमारी जो बात होती है वो क्या है, हमारी बात कि जो आपकी अधीनस्थ बोर्ड जो अभी वैकेंसी आई हुई है आपकी, उस वैकेंसी के बारे में बात करें हम। तो अभी जो आपकी वैकेंसी वो कौन सी है, आरएसएसबी की जो वैकेंसी स्टेनोग्राफर की L10 की है ये, और 3600 इसकी क्या है, ग्रेड पे है, ठीक है। बिना सीईटी की भर्ती है ये आपकी। अभी जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने हैं, 1,67,000 इसके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और लास्ट टाइम जो वैकेंसी की बात की जाए तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी पोस्टें थी आपकी, 1211 पोस्टें थी। और अभी जो पोस्टें हैं वो अभी कितनी है, 474 पोस्ट है। पोस्टें कम है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा इस बार हार्ड रहेगा, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए आप ये ना सोचे कि इस बार कंपटीशन हार्ड है तो हमें सीखना नहीं चाहिए या हमें इस बार इस वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स हैं जिनका भी पिछले वाले एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो इस बार पोस्टें कम देखकर वो तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा आप सोचे नहीं। और एग्जाम आएंगे, आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एसएससी वाला भी एग्जाम आने वाला है आपका, आप वहां पे भी इसकी तैयारी ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करें तो यहाँ आपका जो अधीनस्थ बोर्ड की जो इसकी डेट दी हुई है वो डेट क्या है आपका, ये शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 सीधी भर्ती, ये नॉन सीईटी की है। और जो इसकी डेट दी हुई है वो डेट क्या है, 5 अक्टूबर शनिवार, ये इसकी डेट है 5 अक्टूबर 2024। इसका एग्जाम जो डेट दी हुई है कैलेंडर में, ये डेट दी हुई है इसकी। इसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए आपको तैयारी और अगर आपको आगे इसी तरह से लगातार रखनी है, तो इसी के बाद में हमारे पास जो अगला जो एग्जाम आएगा वो आएगा आपका एसएससी वाला। जो एसएससी वाला जो कैलेंडर है एग्जाम का, ये वो एग्जाम कैलेंडर है। इसमें आपकी जो एसएससी की अगर मैं बात की जाए तो एसएससी में जो आपकी ये 11वें नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, ठीक है, दो अलग अलग वैकेंसी हैं ये, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं आपके, ठीक है। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा जो होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर ये क्लास हमारी लंबी नहीं होती है तो ज्यादा, ठीक है। इसकी जो है आपकी, ये आपके फॉर्म की डेट है 2 अगस्त से लेकर और 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है इसकी वो अक्टूबर 2023 तक दी हुई है, हो सकता है अक्टूबर की जगह अगले मंथ में भी जा सकता है एग्जाम, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अगर तैयारी करते हैं, स्टेनो अच्छी रखते हैं अपनी, तो आपका रिटर्न अगर आपका पहले से अच्छा है, कई स्टूडेंट्स के रिटर्न अच्छे निकलते हैं, उनकी रिटर्न में अच्छी खासी तैयारी है, तो एसएससी वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो सीख कर अपनी नौकरी ले सकते हैं अच्छी से अच्छी वाली यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप सी में आपके पास अच्छी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। अब बात करें अगर रिटर्न की, तो रिटर्न में हमारे पास क्या क्या है, देखिए रिटर्न में आपका आरएसएसबी की इस बार बात की जाए तो जो सब्जेक्ट है आपकी, जो फेज 1 होगा आपका, इस फेज 1 में आपके पास क्या क्या है, जीके है आपकी, जीके पूछी जाएगी आपसे राजस्थान की। और जीके का अब आपको पता है राजस्थान के पूरे जो भी आपके 50 जिले हैं उनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। करंट पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, दोनों होंगी, इंडिया और राजस्थान की भी। साइंस पूछी जाएगी आपसे, ये आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक तरह से फर्स्ट पेपर है ये आपका, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के। और 3 घंटों का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। सेकंड जो इसी वाले दिन ये फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर होगा फेज 2, इसमें आपका जो एग्जाम लगेगा वो लगेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आएंगे आपके। और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा।
तो रिटर्न जो हो गया आपका, रिटर्न कितने मार्क्स का हो गया आपका, 200 मार्क्स का रिटर्न हो गया आपका। तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी रहती है, जिनका स्कोर हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन आगे जैसे किसी और एग्जाम में या मेरिट में वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट है जो आपके आती हैं। और अच्छी बात क्या है आपके लिए, नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में आपके पास जो है नेगेटिव मार्किंग वो है नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो हटाई हुई है पहले से, पिछली बार भी नहीं हुई थी। चलिए, ये आपकी जो बात की जाए, देखिए ये आपकी जो शीघ्र लिपिक जो भर्ती है, ये पिछले वाला जो वैकेंसी थी आपकी 2018 शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती 2018, इसकी अगर मैं आपसे कुछ बात की जाए, तो ये आपका परीक्षा परिणाम जो आया था, जो रिटर्न आपका लगा था, उस रिटर्न में आपकी क्या कट ऑफ रही थी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कि बोर्ड द्वारा विज्ञापन ये दिनांक 4/7/2018 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 18/8/2020 जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे उक्त पदों पर आपका जो परीक्षा का आयोजन है वो कितने तारीख को हुआ था आपका, 21/3/2021 को किया गया था। और कितने विद्यार्थी पास किए गए थे यहाँ पर, लगभग जो आपका रिटर्न होता है वहां पर आपके कितने लिए गए हैं, 12 गुना जो विद्यार्थी लिए गए थे इस टाइम, ठीक है। जो फेज 2 के लिए क्या किए थे, एलिजिबल किए गए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ क्या थी लास्ट टाइम, ये कट ऑफ थी आपकी, ये देखिए जनरल जो है, जनरल में बॉयज की 153 गई थी और फीमेल है उनकी 143, बाकी आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में जनरल की 143 और फीमेल की 136, ये कितने में से है, 200 मार्क्स में से, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जनरल यानी बॉयज की कितनी गई थी, 122.99 यानी 123 के लगभग मान लीजिए। फीमेल जो है आपकी, फीमेल की कितनी गई थी, 107, ठीक है। और अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी में कितनी है, 116 और फीमेल की 115। ओबीसी जनरल बॉयज 145, फीमेल 134। तो नॉर्मली देखिए काफी कम जो होता है इसका, काफी कम जाती है इसकी कट ऑफ, ठीक है। ये आपका रिटर्न का लास्ट टाइम का कट ऑफ रहा था। इसके बाद में अगर बात की जाए, अब आपका जो फेज सेकंड होगा, जो आपका स्टेनो का एग्जाम लगेगा, तो स्टेनो का एग्जाम जो होता है वो किस प्रकार से होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है इस चीज के बारे में अभी। देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी, उस 10 मिनट की डिक्टेशन में आपके 1000 वर्ड्स होंगे पूरे, ठीक है, 1000 वर्ड्स होंगे। और वो जो डिक्टेशन बोली जाएगी स्पीकर्स में, ऑडियो में जो डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी वहां पर, ठीक है। आपके हॉल में, एग्जाम सेंटर में आपके में स्पीकर्स होंगे। नॉर्मली जिस भी संस्थान से आप स्टेनो सीखते हैं वहां पर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पूरी तैयारी करवाई जाती है। अगर नहीं होती है तो वैसे हमारे संस्थान पे इस अकॉर्डिंग पूरी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। पूरे हॉल में बैठाकर आपको पूरा स्पीकर्स पे ऑडियो डिक्टेशन दी जाती है और आपको साथ के साथ टाइपिंग भी करवाया जाता है। पूरा एग्जाम टेस्ट यहीं पे होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स की 10 मिनट की जो डिक्टेशन है वो कंप्लीट होने के बाद में, और इंग्लिश वालों को 10 मिनट की डिक्टेशन पूरी होने के बाद में टाइपिंग जो होता है, यानी जो डिक्टेशन आपने लिखी है अपने नोटबुक में, जो स्पीकर्स में आपको डिक्टेशन सुनने के लिए मिली थी, उसको स्टेनो में लिखने के बाद में आपको जो टाइपिंग करना होता है, तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 70 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 1 घंटा 10 मिनट। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो टाइम दिया जाता है वो 60 मिनट का समय होता है यहाँ पर, ठीक है। कई स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं, कई स्टूडेंट्स के जो पूछते हैं सर टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड लेकर जाए। तो जो हमारा जो रहा है अभी तक का, वो हमारा जो मानना है, जो हम करवाते हैं, 40 प्लस की आपकी जो स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 40 से प्लस की ही स्पीड आपको यहाँ से लेकर जानी चाहिए, और इससे भी अच्छी हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए 40 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मैटर जो है वो टाइप तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, 35 की स्पीड में भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जो टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, काफी सख्त होते हैं, ठीक है। तो उनमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है। कई कीज ऐसी होती है जो दबती नहीं है। अभी जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का भी जो पेपर लगाया अभी वहां पर टाइपिंग टेस्ट में कई स्टूडेंट्स का पेपर इसीलिए बिगड़ा है क्योंकि उनका टाइपिंग भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके जो कीबोर्ड थे वो कीबोर्ड काफी खराब आए हैं वहां पर, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपकी बात की जाए अब स्टेनो की, तो स्टेनो में आपकी जो लास्ट टाइम था आपका, उस लास्ट टाइम आपको 36% एरर्स तक की छूट दी गई थी एक तरह से, यानी 360 वर्ड्स। 360 वर्ड्स अगर आप गलत कर देते हैं
उससे ज्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वरना 360 वर्ष तक की आपकी एक लिमिट थी वहां पर। तो ये लिमिट्स अब जो आपका एग्जाम है 2024 वाला, ये यहाँ पर आपके लिए एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ये यहाँ पर घटा दिया गया है, अब इसको कम कर दिया गया है, इसको हटा दिया है यहाँ से, और अब कितना कर दिया गया है 20%। कितना कर दिया अब 20%। यानी अगर आप 1000 वर्ड्स में से बात की जाए तो 1000 वर्ड्स में से अगर आपके 200 शब्द अगर आपके गलत चले जाते हैं तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हैं। तो 200 शब्दों की गलतियों से आपको बचना है, उनसे कम कम में आपको अपनी गलतियां खत्म करनी है सारी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे आते हैं तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपके जो 200 शब्द हैं उनमें गलतियां कम हों, 200 से ऊपर नहीं जाए गलतियां। और गलतियां 200 शब्दों में कहाँ होंगी, तो हो सकता है एक तो आप जो स्टेनो लिखते हैं, कहीं स्टेनो में लिखे हुए शब्द आपको समझ में नहीं आए या आप उनको गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, स्टेनो लिखने में गलती कर सकते हैं। तो दूसरा, मान लीजिए आपने लिखा सही है, सब कुछ सही लिखा है, स्टेनो में सही लिखा है, आपने पढ़ भी लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपको टाइपिंग करते समय आपको हिंदी का ज्ञान अच्छा नहीं है, तो आपने बड़ी मात्रा की जगह छोटी मात्रा कर दी है, कुछ और आपने चेंज किया है, छोटे ओ की जगह बड़ा ओ कर दिया, तो वो भी आपकी गलती हो सकती है, तो एक वो भी आपका नुकसान है यहाँ पर। तो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है, स्टेनो भी आपको अच्छी रखनी है और आपको टाइपिंग में हिंदी का ज्ञान भी आपको अच्छे से तरीके से होना जरूरी है यहाँ पर। इसके बाद में बात करें तो जो आपका रिटर्न फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट रिटर्न के बाद में आपका जो सेकंड स्टेनो का एग्जाम लगा था लास्ट टाइम, उस टाइम पे जो आपकी कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये आपका है, इस दौरान आपका ये दोबारा आपको डेट दी गई थी, यहाँ से लेकर 29/10/2021 से लेकर 31/10/2021 तक की आपको डेट मिली, और 2 चरण में एग्जाम हुए हैं, और 11/1/2022 से लेकर 13/1/2022 तक ये 2 डेटों में अलग अलग यहाँ पर एग्जाम लगे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। और यहाँ पर जब आपका एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद में जो कट ऑफ गई आपकी, वो कट ऑफ क्या रही आपकी, ये कट ऑफ थी आपकी जो जनरल है, जनरल की कितनी रही यहाँ पर, जनरल बॉयज में 240, कितने में से हो गया ये 300 में से, 300 मार्क्स में से, ठीक है, 200 आपके रिटर्न के और 100 आपके स्टेनो के। जनरल 240 और 238। ईडब्ल्यूएस की कितनी रही यहाँ पर, जनरल बॉयज 232 और फीमेल की भी 232, नो चेंज। एससी में बात की जाए तो 192 192 300 में से। एसटी में अगर बात की जाए जनरल 200 और 200.91। ओबीसी, जनरल और फीमेल दोनों सभी इक्वल गई हैं यहाँ पर सारी कट ऑफ 229। एमबीसी की बात की जाए 215 और शहरिया की बात की जाए तो केवल आपको पासिंग मार्क्स लाने थे, कट ऑफ जारी नहीं की गई थी यहाँ पर शहरिया की, ठीक है। चलिए, इसके बाद में दोनों का होने के बाद में डीवी हुआ, सत्यापन हुआ आपका, ठीक है, सारे सब कुछ कराने के बाद में आपका फाइनल जो आपकी कट ऑफ गई थी, जो मेरिट जो उछलती है थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते होते रुक जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे टीचर भी हमारे साथ जिन्होंने भी काफी अच्छे प्रयास किए थे, ठीक है, तो उनका भी सिलेक्शन होता होता यहाँ पर रह गया था, ठीक है। मिलवाएंगे कभी आपसे उन टीचर्स के साथ में, हमारे और स्टूडेंट्स को भी जो अभी काफी अच्छे डिपार्टमेंट्स में है। जो फाइनल गई थी आपकी कट ऑफ, वो गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की 248, ठीक है, जनरल में, और फीमेल की 246। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 242 और 242 मेल फीमेल। एससी की बात की जाए तो 211 एसटी की बात की जाए तो 215 और ओबीसी की बात की जाए तो 241 और 241। ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम, ठीक है। इसी को देखते हुए आपको तैयारी करनी है थोड़ा बहुत। अब इसके अलावा जो बात की जाए तो हमारे संस्थान पे है, तो यहाँ पर भी स्टेनो आपको कराई जाती है, और जो लिपि है वो है जिन लिपि। जिन स्टूडेंट्स को करनी हो तैयारी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप आकर संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये हमारी जो बुकलेट है, ये खुद की बुकलेट है हमारी, ठीक है, जो हमारे टीचर्स ने आपको बना कर दी है, ठीक है। इस बुक में आपको अच्छे से अच्छे जो करंट के मुद्दे हैं, करंट के मैटर्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। जो स्टोरीज होती है, स्टोरी मेकिंग हो गया, आपके ऐसे हो गए, वो स्टोरी मेकिंग और ऐसे मिल जाते हैं, आपके पोएम्स मिल जाती है काफी सारी। जो आपके पुराने एग्जाम हैं, जो और अदर एग्जाम्स हो रखे हैं आपके, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के ही नहीं, अदर जो वैकेंसीज है जैसे एसएससी का हो गया, और भी है बहुत सारी, उनके जो ओल्ड एग्जाम के जो डिक्टेशन है, वो डिक्टेशन भी इस बुक में लेट में मिलती है आपको, विद ऑल आउटलाइंस, और आउटलाइंस भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करवाई गई है। और यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस हैं, बेसिक से स्टार्ट की गई हैं, बेसिक से आपको वहां सिखाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अब जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें जो स्टूडेंट्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं,
जो 100 तक की स्पीड लिखते हैं उनके लिए भी अब क्लासेस लगाई जाएगी साथ ही साथ, वहां पर आप डेली डिक्टेशंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप अभी जो हमारा समृद्धि क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद में और बात की जाए हमारी, तो आपके जो अभी जो सूचना सहायक वालों का जो अभी टाइपिंग टेस्ट लगने वाला है और जो अभी एसएससी वालों का टाइपिंग टेस्ट है, जिन सभी का टाइपिंग टेस्ट है उनके लिए सभी टाइपिंग से यहाँ पर हमारे संस्थान पर करवाई जाती है। जैसे सूचना सहायक हो गया, आपका राशन हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है, आरएसएमएसएस भी आपकी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, इन सभी की तैयारी आपको पूरी तरह से यहाँ पर करवाई जाती है संस्थान के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के तरीके से करवाई जाएगी और अच्छे से अच्छे तरीके से करवाई जाती है, यहाँ पर कोई भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जो जानकारी यहाँ दी गई है आज, वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार से आपको संपर्क करना हो तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। अब आपकी जो एसएससी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीजों को हम वहां पर देखेंगे। और जो इस वैकेंसी की जो क्लासेस हैं वो आपकी कल से निरंतर आपको देखने के लिए यूट्यूब पर भी मिलेगी और प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है वहां पर डाल दी गई है, वहां से आप चाहें कोर्स परचेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।